बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्वे ऑफ रेप्टाइल में अपना लास्ट ऑर्डर क्रोकोडीलिया पढ़ेंगे और उसके बाद एवोल्यूशनरी प्रेशर इन रेप्टाइल्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हम रेप्टाइल्स के डिफरेंट सिस्टम्स जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये क्रोकोडीलिया, इसके अंदर क्रोकोडाइल्स, गेवियल्स, एलिगेटर्स और कैमन्स आते हैं। तो ऑर्डर क्रोकोडीलिया, ग्रीक वर्ड क्रोकोडीलियोस मतलब लिजर्ड। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ग्रीक के अंदर क्रोकोडाइल के लिए भी एक सेपरेट वर्ड है, लेकिन आई डोंट नो इन्होंने उसका ऑर्डर क्रोकोडीलिया का नाम उस पर क्यों नहीं रखा। बहरहाल ग्रीक में एक वर्ड है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस मीन्स क्रोकोडाइल इन ग्रीक लैंग्वेज, और क्रोकोडाइलोस इन ग्रीक लैंग्वेज इज़ द वर्ड फॉर अ लिजर्ड। चूँकि इसकी बॉडी लिजर्ड लाइक ही होती है, इसलिए इसको कहते हैं। तो इसकी 21 स्पीशीज़ होती हैं, अक्सर जगहों पे 23 भी आपको लिखी मिलेंगी। बहरहाल आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है। तो डायनासोर से बनने वाला ये भी एक ग्रुप है, और ये भी डायनासोर की एक लीनिएज जिसको आर्कोसॉर्स कहा जाता था, उससे बने हैं। बाकी रेप्टाइल्स से इनमें डिफरेंस ये है कि इनके स्कल के करैक्टरिस्टिक्स थोड़े से फ़र्क हैं। स्कल के अंदर आइज़ के सामने वाली साइड पे जो ओपनिंग्स होती है, वो दूसरा इनकी जो आई ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि वो वाले सॉकेट जिनमें इनकी आंखें फिट होती हैं, वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, यानी कि तिकोने होते हैं। बाकी रेप्टाइल्स के गोल होते हैं। और इनके जो दांत होते हैं ये लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, यानी कि कोनिकल शेप के तो होते हैं लेकिन थोड़े से चिपटे भी होते हैं। तो क्रोकोडीलियंस के जो लिविंग मेंबर्स हैं, इनके अंदर एलिगेटर्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, गेवियल्स आते हैं और केमन्स आते हैं। ये इसकी 4 बड़ी टाइप्स हैं, और इनमें क्या क्या फ़र्क होता है वो हम इसी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये स्लाइड है, इसमें डिफरेंस दिखाया गया है क्रोकोडाइल और एलिगेटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रोकोडाइल, इसमें जो स्किन कलर है टैन या ग्रीनिश ग्रे होता है। इसके बरक्स जो एलिगेटर है, इसका स्किन कलर डार्क ग्रे से लेके ब्लैक होता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब मगरमच्छ का यानी कि क्रोकोडाइल का मुंह बंद होता है, तो उस वक्त इसके ऊपर वाले दांतों की लाइन और नीचे वाले दांतों की लाइन दोनों ही नज़र आती हैं। लेकिन जब एलिगेटर का मुंह बंद होता है, सिर्फ इसके ऊपर वाले दांत नज़र आते हैं, नीचे वाले दांत नज़र नहीं आते। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो क्रोकोडाइल का हेड होता है, अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो इसकी थूथने की तरफ यानी कि नाक की तरफ जाते हुए हेड की शेप वी की तरह की होती है। इसके बरक्स जो एलिगेटर है, इसका मुंह चौड़ा होता है, थ्रू आउट चौड़ा होता है एंड तक, और यू की तरह का लगता है। आगे इसकी पिक्चर सेपरेट भी आएगी, आप देख लीजिएगा। फोर्थ डिफरेंस है कि क्रोकोडाइल्स के अंदर जो सेंसरी पिट्स हैं ये सारी बॉडी पे पाए जाते हैं, लेकिन एलिगेटर्स में सिर्फ उनके हेड रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद इनके क्लच साइज़ का डिफरेंट है। क्रोकोडाइल एक दफ़ा में तकरीबन 50 अंडे देते हैं, एलिगेटर भी तकरीबन इतना ही यानी कि 45 तक अंडे देते हैं। लास्ट डिफरेंस है इनके नेस्ट का, यानी कि वो घोंसला सा बना के जिसमें अंडे देते हैं। तो क्रोकोडाइल ज़मीन के नीचे घोंसला बनाते हैं, यानी कि ज़मीन को खोद के, या तो पहले से कोई गड़ा मिल जाए तो उसमें अंडे देते हैं सूटेबल जगह देख के, या कीचड़ को खोद के या नरम ज़मीन को खोद के उसके अंदर गड़ा बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। इसके बरक्स जो एलिगेटर्स हैं, ये कीचड़, मिट्टी, पत्थर और ये जो सूखी टहनियाँ होती हैं,
इससे चार दीवारी सी एक बना के ग्राउंड लेवल के ऊपर उसके अंदर अंडे देते हैं। तो जो करैक्टर्स इन दोनों में सेम है, वो शार्प टीथ दोनों में होते हैं। टेल दोनों की लंबी, पावरफुल और ख़तरनाक होती है, अपनी टेल को एज अ वेपन यूज़ करते हैं। टांगे दोनों की छोटी होती हैं और स्किन के ऊपर ड्राई और रफ स्केल्स होते हैं। छोटी टांगों या बेढंगी बॉडी पे नहीं जाना। क्रोकोडाइल चाहे जितना बड़ा मर्जी है, चाहे वो क्रोकोडाइल है, चाहे गेवियल है या फिर एलिगेटर है, ये अपनी बेढंगी फिज़ीक और अपनी छोटी टांगों के बावजूद अच्छी खासी स्पीड पे दौड़ लेते हैं और पानी के अंदर ये इंतहाई तेज़ स्पीड पे तैर भी लेते हैं, गोते भी लगा लेते हैं और पानी के अंदर बड़ी देर तक नीचे डूबे रह सकते हैं अपना सांस रोक के। अच्छा बेटे, ये जो पिक्चर है इसमें ऑर्डर क्रोकोडिलिया के डिफरेंट मेंबर्स का साइड व्यू दिखाया गया है। यानी कि अगर आप इनको साइड से देखेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर एलिगेटर है। अब एलिगेटर का मुंह बंद है तो एलिगेटर के सिर्फ ऊपर वाले दांत नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत नज़र आ रहे हैं। इंडियन घड़ियाल या जिसको गेवियल कहा जाता है, इसको पहचानना आसान है क्योंकि इसका मुंह बारीक और पतला होता है। अच्छा, इंडियन गेवियल और ये फॉल्स गेवियल, इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो असली वाला इंडियन घड़ियाल है, इसके अंदर अगर आप ये देखें कि इसकी नाक के ऊपर ये थोड़ा सा ना उभरा हुआ एक पोर्शन है। ये देखने में चूँकि मिट्टी के घड़े की तरह का लगता है, जैसे छोटा सा घड़ा होता है ना बच्चों के खेलने वाला, वैसा। तो इस वजह से इसका नाम घड़े से घड़ियाल रखा गया। कॉमन लैंग्वेज में उर्दू में भी घड़ियाल कहते हैं, हिंदी में भी। फॉल्स गेवियल जो होता है, इसका मुंह तो वैसा ही बारीक होता है, लेकिन इसके यहाँ पे स्नाउट के ऊपर ये वाला पोर्शन नहीं होता। और लास्ट के ऊपर केमन है। केमन छोटे साइज़ का मगरमच्छ होता है। एक तो इसका ओवरऑल साइज़ छोटा होता है, दूसरा ये कि केमन का जो ये स्नाउट वाला पोर्शन है, यानी कि इसकी जो थूथनी सी है, ये भी इतनी लंबी नहीं होती, ये भी छोटी होती है, इसलिए इसको ईजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब ये बेटा इनका साइड व्यू और टॉप व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप पे है ये घड़ियाल यानी कि गेवियल, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। इसका मुंह ये देखें कि बारीक है, ये इसकी आइज़ हैं, बाकी पीछे इसका सार है। और ये इसकी नोज़ जो थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन होता है घड़े की तरह का। अच्छा, अब उसके बाद ये एलिगेटर है। एलिगेटर की बॉडी की और हेड की जो आउटलाइन है ना, ये वाली, ये जिस तरह से यू होता है ना, ये कैपिटल लेटर यू, ये इस तरह से है। और इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, यानी कि ये ऐसे चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बरक्स जो क्रोकोडाइल है, इसका ये जो मुंह है ये बारीक है और इधर जाके पतला हो जाता है, जैसे कि वी लिखा होता है। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है। दूसरा, जब इनका मुंह बंद होता है तो क्रोकोडाइल के अपर लोअर दोनों टीथ नज़र आते हैं, एलिगेटर के सिर्फ अपर टीथ ही नज़र आते हैं। और गेवियल या घड़ियाल की पहचान बहुत आसान है क्योंकि इसका मुंह बहुत बारीक और चिपटा सा होता है, ये सबसे डिफरेंट है, इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगेन इस पिक्चर में फिर ये दिखाया गया, इसके अंदर नीचे केमन भी बना हुआ है। केमन का मुंह सबसे छोटा है और इसकी आँखें, ये ना नीचे देखें, इसकी आँखें ज़्यादा ऊपर को उभरी हुई हैं और इसका ये आँखों का और नाक के दरमियान का पोर्शन छोटा है। ठीक है, इसमें से जो ज़्यादा डेंजरस हैं ये ऊपर वाले ही हैं। केमन वैसे भी छोटे साइज़ का होता है, इंसान को कुछ नहीं कहता। तो उसके अंदर गेवियल, क्रोकोडाइल डिनाइल यानी कि नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है और एलिगेटर ये अमेरिकन साइड में ज़्यादातर पाया जाता है। तो जो क्रोकोडिलियंस हैं, ऑर्डर क्रोकोडिलिया के मेंबर्स को क्रोकोडिलियंस कहा जाता है। तो ये पिछले 170 मिलियन ईयर्स यानी कि 17 करोड़ साल के अंदर भी इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ये जैसे डायनासोर्स के दौर में होते थे, प्रीवियस फॉसिल्स इनके मिलते हैं कदीम ज़माने के, अब भी ये वैसे ही, इनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी स्नाउट यानी कि जो थूथनी होती है लंबी होती है और अक्सर ये साइड के रुख को ना सर घुमा के मतलब किसी चीज़ को पकड़ते हैं।
इसके जो नॉस्ट्रल्स यानी कि इसकी नोज़ की जो ओपनिंग्स होती हैं ये इसकी स्नाउट के बिल्कुल सिरे पे होती हैं, इसलिए और थोड़ी ऊपर को उठी हुई भी होती हैं। इस वजह से इनको फ़ायदा ये होता है कि अगर ये पानी में बिल्कुल नीचे सरफेस से भी नीचे चला जाए तो इसका नाक ऊंचा होता है, इसलिए वो पानी से बाहर रहता है। इसकी आंखें भी ऊंची होती हैं, वो भी पानी से बाहर रहती हैं। तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि यहाँ पे मगरमच्छ पानी के नीचे डूबा हुआ है और कोई भी जानवर वहाँ पे पास चला जाता है और ये एकदम से उसको पकड़ के खा लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बड़ी बिहेवियरल अडाप्टेशंस भी हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, तो एयर पैसेज है, ये इसके सर का एंड है जहाँ पे वहाँ पे इसका गला होता है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे टिश्यू का एक फ्लैप होता है जो इसकी ज़ुबान की पिछली साइड पे एक्स्ट्रा होता है। उसका काम ये होता है कि जब ये मुंह खोल के किसी जानवर को पानी के अंदर पकड़ रहा है तो उस दौरान वो उसके गले को बंद कर देता है। यानी कि इसकी खुराक की नाली तो खुली रहती है लेकिन इसकी सांस की नाली उधर से बंद हो जाती है, यानी कि उस दौरान इसके फेफड़ों में पानी जाने का ख़तरा नहीं रहता। ये एक अडाप्टेशन है जिसकी वजह से पानी के ऊपर और पानी के अंदर भी किसी जानवर को पकड़ सकते हैं और मुंह खोले रखने के बावजूद इनके अंदर पानी नहीं जाता। अच्छा बेटा, ये जो पिक्चर्स हैं ये प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स की हैं, जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हैं कि ये 170 मिलियन ईयर्स के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तो ये जो इनके पुराने रिलेटिव्स थे क्रोकोडाइल्स के, और डायनासोर के दौर के क्रोकोडाइल थे, वो साइज़ के अंदर बहुत बड़े थे। ये उन्हीं के ही रिकन्स्ट्रक्टेड मॉडल्स हैं क्योंकि इनके कंप्लीट फॉसिल्स दुनिया में कई जगह से मिले हैं। ये मॉडर्न क्रोकोडाइल का स्केलेटन है। इस पर गौर फरमाएं कि सबसे पहले जो इसका स्कल वाला पोर्शन है, इसकी स्कल का ज़्यादातर हिस्सा कम्पैक्ट और डेंस बोन से बना हुआ है। इस वजह से इसकी बाइट फोर्स जो होती है, यानी कि मुंह बंद करने की जो स्पीड है और काटने की स्पीड है, वो ज़्यादा और बहुत ताकतवर होती है। इसीलिए ये अपने साइज़ से भी अक्सर कई बड़े जानवर उनको पकड़ लेता है और वो इससे बच के भाग नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेब्रे और जंगली भैंसे। तो ये उनको साबुत नहीं खा सकता, इसलिए उनके पीस कर देता है। पीस कैसे करता है? इसके दांत किसी चीज़ के पीस करने के लिए मॉडिफाइड नहीं है, यानी कि किसी चीज़ को काट नहीं सकते। वजह क्या है कि इसके कोई भी दो दांत ऊपर नीचे, जिस तरह सेम हमारे जिस तरह फ्रंट वाले दांत जिनको इंसाइजर्स कहते हैं और साइडों वाले जिनको मोलर्स प्री मोलर कहते हैं, जैसे ही दाढ़े नीचे हैं वैसे ही ऊपर हैं, चीज़ इसके दरमियान में दे के तोड़ के छोटी कर लेते हैं हम। इसमें ऐसे नहीं होता। इसके दांत आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक नीचे वाला फिर एक ऊपर वाला, जिस तरह दो हाथों की फिंगर्स आपस में फंस जाती हैं ना, ऐसे। इस वजह से ये किसी चीज़ को चबा तो नहीं सकते, लेकिन ये दूसरे मैकेनिज़्म और मेथड यूज़ करते हैं और उसके पीस कर लेते हैं। एनी हाउ, इसका वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी टांगें, उनके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट वही है जो बाकी इससे अपर ग्रुप्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स में भी होती है, सभी वर्टिब्रेट्स में सेम है। मैं ये बात कर रहा हूँ पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, उसके बाद ये बाजू की हड्डी, उसके बाद अगली दो हड्डियाँ रेडियस अल्ना, और उसके बाद हथेली की हड्डियाँ, कलाई की हड्डियाँ और उंगलियों की हड्डियाँ। सिमिलरली टांग की हड्डी फीमर, उसके बाद टांग की नीचे वाली दो हड्डियाँ, ये इसका घुटना हो गया, ये दो हड्डियाँ जिनको टीबिया और फिब्यूला कहा जाता है। उसके बाद ये एंकल की बोन्स जो होती हैं, टखने की हड्डियाँ, और उसके बाद फिर ये पाँव की जो रूफ में हड्डियाँ आती हैं, और उसके बाद ये टार्सल एंड मेटाटार्सल्स। अच्छा, एक चीज़, ये इसका पेल्विक गिर्डल आ गया, ये वर्टिब्रल कॉलम चलता जा रहा है और वर्टिब्रल कॉलम फिर आगे इसकी टेल के अंदर नैरो डाउन होता होता ख़त्म हो जाता है। स्केलेटन के अंदर कार्टिलेज का पोर्शन कम से कम है और कम्पैक्ट एंड डेंस बोन ज़्यादा से ज़्यादा है। इसी वजह से इनको ये एज मिलता है कि ये अपनी बॉडी वेट को खुश्की के ऊपर बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनके माउथ के अंदर ब्लेन जो एक तरह से समझे बोनी प्लेट होती है, उसको सेकेंडरी पैलेट कहा जाता है। पैलेट तालू को कहते हैं, जो माउथ की छत होती है उसको।
इनके अंदर एक उसका दूसरा पार्ट भी होता है जिसको सेकेंडरी पैलेट कहा जाता है। सबसे पहले ये आर्कोसॉरस के अंदर ही बना था और इसका काम ये होता है कि नेज़ल पाथवे और माउथ के अंदर जो पैसेज वेज हैं इनको अलग-अलग रखना, मतलब कि नाक का रास्ता अलग है, मुंह का रास्ता अलग है। इसके अलावा इनकी जो टेल होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं, लंबी होती है और लेटरली कंप्रेस्ड, यानी कि साइडों से अंदर को दबी हुई चिपटी होती है। एक ये इसको स्विमिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनूवर्स, यानी कि लड़ाई मार कुटाई के दरमियान इसको यूज़ करते हैं और घुमा के मारते हैं। एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है टेल का, दूसरा इसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के स्केल्स होते हैं जो बोनी प्लेट्स की तरह के होते हैं। एक तो जिस जानवर के लगे उसकी वैसे खाल उतर जाती है और दूसरा इसका वेट चूँकि बहुत ज़्यादा, गरीब की हड्डियाँ टूट जाती हैं वैसे। और अगर क्रोकोडाइल है ना को 12-14 फुट साइज़ का और उसने ज़रा जोड़ के घुमा के टेल मारी है तो बंदा, इंसान, जवान इंसान भी वहीं पे ही फौत हो जाता है मौके पे। अच्छा, उसके बाद शिकार पे हमला करने के लिए बिना एक सिर अपनी टेल यूज़ करते हैं और उसको मार के पानी वगैरह में फेंक लेते हैं ताकि उसका दौड़ना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट, इनके जो दांत होते हैं ये सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, उसको चबाने के लिए नहीं। अगर तो जानवर छोटा है तो ये तो उसको साबित ही निकल जाते हैं ज़िंदा कोई, और अगर जानवर साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, जिस तरह से जंगली भैंस है या ज़राफ़ा है या ज़ेब्रा है या हाथी का बच्चा, गैंडा, दरियाई घोड़ा, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो फिर ये क्या करते हैं कि डिफरेंट जो मगरमच्छ होते हैं उसको मिल के डिफरेंट साइडों से पकड़ के, कोई उसकी टांग पकड़ लेता है, कोई उसका सर, कोई दूसरी टांग, और ये उसको एट अ टाइम बड़े ना सीक्वेंस में झटके मारते हैं। मतलब एक तरफ से पकड़ के खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ से। तो या फिर ये क्या करते हैं कि उसको मुंह में पकड़ के अपनी बॉडी को पानी में 360 टर्न करते हैं ताकि वो जितना पीस है वो उतना घूम के टूट के अलहदा हो जाए और उसको फिर ये खा लेते हैं। और फार ईस्ट वाली साइड के ऊपर, यानी कि जिधर ये बर्मा वाली साइड है और इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे ना चूँकि आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी पूरी कंट्रीज़ आइलैंड्स पे मुश्तमिल हैं, जजीरे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। उन जजीरों पे जंगलात हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, तो उस इलाके के जो क्रोकोडाइल्स हैं उनकी अडाप्टेशन ये है कि वो ग्रुप्स में तो नहीं, अकेले अकेले शिकार करते हैं, लेकिन वो फिर जानवर को मुंह में पकड़ के ले जाते हैं और किसी बड़े दरख्त के तने पे बार बार मारते हैं जब तक उसके पीस ना हो जाएं। एक तो उससे शिकार मर जाता है और दूसरा उसके पीस भी हो जाते हैं। तो देखने में ये सीन बड़ा खौफनाक होता है, इसलिए अल्लाह का शुक्र किया करें हमारे इलाके में मगरमच्छ नहीं होते, या हमारे आसपास कोई दरिया वगैरह या इस तरह की बहुत बड़ी लेक नहीं है जिससे ये निकल के आ जाया करें। अच्छा, ये सेकेंडरी पैलेट वाली ना बात हो रही है कि मतलब ये इसकी स्कल का साइड व्यू है और ये और ये, इसी को सेकेंडरी पैलेट कहते हैं, जिसने ऊपर से ये नाक का रास्ता और नीचे से इसके माउथ का रास्ता, इन दोनों को अलहदा अलहदा करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्रोकोडाइल्स का स्टमक होता है ये गिजर्ड लाइक होता है, जिस तरह से बर्ड्स के अंदर गिजर्ड लाइक होता है वैसे। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि ये फूड को कोई बहुत ज़्यादा दबा दबू के क्रश नहीं कर सकता, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की कम होती है। चूँकि ये जानवरों को सींगों समेत, खाल समेत, खुरों समेत खा लेते हैं, इस वजह से उस जानवर को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस को और उसके मैकेनिकल ब्रेकडाउन को ईज़ी करने के लिए मगरमच्छ अपनी मर्ज़ी से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स वगैरह सख्त किस्म के, वो निगल लेते हैं। उससे ये होता है कि फ़ूड की मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर और उसको छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं, और पत्थर चूँकि डाइजेस्ट नहीं होते वो इसके पेट के अंदर ही रहते हैं। अक्सर ये मगरमच्छ क्या करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे उन पत्थरों को मतलब कि मुंह से बाहर निकाल देते हैं, और कई दफ़ा
डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, वो तो देख लेंगे कि मतलब जब इनको कहीं पे ज़्यादा सूटेबल साइज़ के पत्थर नज़र आते हैं ना, तो जो इन्होंने पहले से खाए होते हैं उनको निकाल देते हैं और उनको अपने स्टमक में रख लेते हैं। ठीक है, तो पत्थर सिर्फ जो इन्होंने शिकार जानवर मार के खाया है उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, पत्थर इनको हज़म नहीं होते। ये नहीं समझ लेना कि मगरमच्छ पता नहीं पत्थर ही खाते हैं, पत्थर कोई जानवर नहीं खाता। अच्छा, उसके बाद जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं सारे ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। इनके अंदर भी बर्ड्स की तरह से पेरेंटल केयर पाई जाती है कि यानी कि हैचलिंग कहते हैं जो अंडे से बच्चे निकलते हैं, जो उनकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, हैचलिंग्स होते हैं, तो उसकी केयर करती है मेनली जो मगरमच्छ के बच्चों की अम्मी, इनकी मदर होती है, वो इन बच्चों की केयर करती है। इनके अंदर नेस्टिंग बिहेवियर भी कम्प्लेक्स टाइप का होता है, पेरेंटल केयर भी होती है, और सेम यही कैरेक्टर्स बर्ड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके बरक्स रेप्टाइल्स के जो दूसरे ग्रुप्स हैं, इसमें से चंद एक स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर पाई जाती है, बाकियों में नहीं पाई जाती। सबसे ज़्यादा ये क्रोकोडाइल्स में है, यानी कि सभी में, क्रोकोडाइल में, गेवियल में, केमन में, एलिगेटर में, और बर्ड्स के अंदर है। ये भी एक प्रूफ है जिस बेस पे कहा जाता है कि जो क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स हैं ये आपस में क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं। ये इसकी मैंने पिक्चर एक ऐड की है, ये केमन है, और केमन के सर के ऊपर यानी कि मदर के सर के ऊपर उसका बच्चा बैठा हुआ है, जिसको वो पानी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, ये तैर नहीं सकता। अच्छा, ये वाली जो एक स्लाइड है, ये सबसे ऊपर जो एलिगेटर मिसिसिपियंस है, ये अमेरिका के अंदर पाया जाने वाला मौजूदा दौर का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है, और इस साइज़ के अंदर समझें कि ये 17 से 18 फुट लंबा होता है। और ये जो इसके नीचे वाले सारे बड़े बड़े बने हुए हैं, ये प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स हैं जो साइज़ के अंदर बहुत बड़े होते थे, 40, 50, 60, 70, 80 फुट तक के। अब ये नहीं पाए जाते, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और अब इनके फॉसिल्स मिलते हैं साइज़ कंपैरिजन के लिए। तो वो प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स को भी देख लें और मॉडर्न क्रोकोडाइल्स को भी देख लें, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है सिवाय साइज़ के। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कलर का फ़र्क आ गया होगा। तो ऑर्डर क्रोकोडाइल क्या कंप्लीट हो गया। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बच्चा मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।